Okay, people, in chemical bonding and molecular structure we were doing certain questions. तो formal charge का concept हमने समझ लिया भाई साहब. What is formal charge? Is equal to total number of free electron minus total number of valence electrons. Total number of valence minus total number of unused electron multiply minus half multiply by total number of paired electrons. Paired electron. Bonded electrons. Unbonded. मैं वापस बोलूँ. Total number. पहले थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद बोल. पानी पी ले, पीने. बहुत पानी की जरूरत है. total number of valence electrons minus total number of unbonded electrons multiply minus half multiply by total number of bonded electrons. ओके, सो चलिए भाई साहब, इसमें हम देखते हैं नाइट्राइट आयन है. इसमें आपको फॉर्मल चार्ज n एटम पे निकालना है. ठीक है, फॉर्मल चार्ज अगर n एटम पे निकालना है, व्हाट वुड दिस बी? तो आपका +1 -1 0 और -3 दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द फॉर्मल चार्ज. टोटल क्या है भाई साहब? यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्लियर है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के? 5. ओके, प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पे पहले तो हमको NO2 का भाई साहब NO2 माइनस का हमको मॉलिक्यूलर मतलब हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो N है, N के पास कितने हैं भाई साहब? 5 इलेक्ट्रॉन्स. और 2 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे भाई साहब? 2 × 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. ठीक है, 2 × 6 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन है ना. तो 5 प्लस 2 6 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 1 कितना हो गया भाई साहब? 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अभी हम इसको सजाएंगे भाई साहब. तो ऑब्वियसली सेंट्रल एटम आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन. और ऑक्सीजन दोनों तरफ होगा भाई साहब, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन. कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 18 - 4 ये कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका 14. ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, अगर ये स्ट्रक्चर है भाई साहब, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट. इसके ऑक्टेट के बारे में क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं होगा, तो एक को भाई साहब कुर्बानी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस विल बी बेसिकली डबल बॉन्ड हो गया आपका. अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके ऑक्टेट्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन के प्लस नाइट्रोजन के. सो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर. ओके, अभी ये अगर राइट स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं. नाइट्रोजन के फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन विच विल बी हाउ मच? 5. ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2. अच्छा सॉरी, ये आपका ऊपर वाला ना माइनस. दिस विल बी बेसिकली माइनस. सो ये हो गया आपका नॉन सॉरी, तो आपका हो गया भाई साहब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? -2. ठीक है, माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6. तो ये हो गया आपका 3 - 3 दैट इज 0. तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन हियर इज 0. ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन N इन NH4 आयन. तो फटाफट से पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पीपल. आपका भाई साहब यहाँ पे N, ठीक है, और ये आपका H4. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N के कितने हो गए भाई साहब? 5. लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. ठीक है, क्योंकि इसको एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा. तो 5 + 4 9 -1 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. तो हम सेंट्रल स्केलेटन में नाइट्रोजन को सेंट्रल प्लेस देते हैं H H H और ये हो गया आपका H. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4. ठीक है, सॉरी ये तो है ही आपका, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स. और कोई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा है. ओके, क्या यही स्ट्रक्चर हो जाएगा? बताइए. तो इसका भाई साहब स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस विल बी NH. वहाँ स्टेबल नहीं है, NH4+. दिस विल बी द स्ट्रक्चर. ठीक है, देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी उसका एक इलेक्ट्रॉन गया इसलिए तो उसके मत्थे पे प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका NH4 का स्ट्रक्चर। क्लियर है? ओके, तो N, तो आपका भाई साहब फॉर्मल चार्ज ऑन N क्या हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज ऑन N, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस भाई साहब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब आपके? 0, कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, माइनस हाफ इंटू कितना हो गया भाई साहब आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 माइनस
4, तो ये हो गया आपका 1। तू पानी पी पहले, इतना उधेल बुधेल में है ना तू, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। तो 5 - 4 ये हो गया आपका +1। तो आपका ये जो +1 का चार्ज है ये किसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे नहीं है, दिस +1 चार्ज इज एक्चुअली ऑन नाइट्रोजन। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन अ नाइट्रोजन पीपल? +1, है ना भाई, ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मल चार्जेस के। तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब आयनिक बॉन्ड की। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो एक ऑब्वियसली आपका हो जाएगा डोनर और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्सेप्टर। और आयनिक बॉन्ड्स आर क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी? नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, ठीक है। इनका भाई साहब कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होगा। They do not have a non-directional character. They have a non-directional character. अगर ये non-directional character है तो इनका क्या हो जाएगा बाकी people? If they have a non-directional character, so no isomerism. इनमें भाई साहब कोई भी isomerism नहीं होगा. They will not have any kind of isomerism. Are we clear to this one people? Okay. एग्जाम्पल अगर आप देखोगे NaF, NaCl, CaCl2, MgO, CaS, Na2S, तो आप सब देखो यहाँ पे भाई साहब Na+ और ये F- से बना हुआ है। कौन सा? NaF, ठीक है। ये आपका NaF बना हुआ है ऐसे, ठीक है। सो Na ने क्या किया? आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसको, तो ये बन गया F- और ये Na अभी ये बॉन्ड में रह जाएंगे। दे विल बेसिकली फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट NaCl? द सेम थिंग। सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है? NaF में लूजेज इट्स आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ने अपना भाई साहब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया है या ऑक्टेट गेन कर लिया है, ठीक है। NaCl का भी भाई वही हिसाब है। सोडियम के पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब उसने किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NaCl। CaCl2 में क्या है? कैल्शियम का भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आप बोलेंगे भाई साहब अभी तो आपने बोला कि ये 2, 8, 1 ये सब वैलिड नहीं है, आपने तो बोला है 1s², 2s² है। हाँ, उसके हिसाब से भी अगर आप चलोगे तो भी आपका यही आएगा। जैसे कैल्शियम का भाई साहब कितना है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब? 20। तो अगर मैं इसको आपने जो 10 तक पढ़ा है उसके हिसाब से चलूँ तो कितना आ रहा है? 2, 8, 8 एंड 2, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है भाई साहब। लेकिन अगर हम इसको चलें आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन तो कितना हो जाएगा? 1s², 2s², 2p6, 3s², 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 12, 12 + 6 18 और ये हो गया आपका 4s², ठीक है। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और ये हो गया आपका 4s²। इधर भी देखो यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके किसके पास? इट विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है आपका भाई साहब, NS² NP6, ठीक है। टू अक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS² NP6 इट इज गोइंग टू लूज दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे, आपका जो आयनिक बॉन्ड में जो बनता है वो सेम ही एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अभी कैल्शियम के पास लूज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सामने वाले क्लोरीन एटम को गेन करने के लिए एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इन 2 क्लोरीन एटम्स को बटोरने के लिए एक और क्लोरीन एटम आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा सो इट विल फॉर्म Ca2+ एंड अकॉर्डिंगली क्लोरीन विथ ईच क्लोरीन एटम गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच इट विल फॉर्म क्लोरीन आयंस एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म CaCl2, ठीक है। Ionic bond formation of ionic compounds would primarily depend upon the ease of formation of positive and negative ions from respective neutral atoms. तो कितने easily आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से। जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनमें से कितने इजीली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन दिस, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब देखो आयंस का बनना क्या होता है? either loss of electrons or gain of electrons. The ease with which an atom will lose electrons or the ease with which an atom will gain electron will decide the formation. But हाँ, ease मतलब अरे ease भाई साहब easiness से आता है, कितने easiness से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। The ease with which an atom will lose electrons or the ease with which the atom will gain an electron will decide the formation of a covalent or an ionic bond, ठीक है।
सो Mg है भाई साहब, Mg प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, ठीक है, तो X, ठीक है, एक गेन इलेक्ट्रॉन किया इसने, बस कोई समझ लो X मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो आपके एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दे बेसिकली फॉर्म व्हाट? कटायंस। कटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और इनके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट, एंथैल्पी मींस एनर्जी, so the amount of energy that you require to give to this atom to lose its electron will be basically ionization enthalpy. This is basically what? A metal, ठीक है। ये आपका कोई मेटल है और ये मेटल का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू नीड टू गिव टू अ मेटल एटम so that it loses its electron and becomes positively charged is known as ionization enthalpy. And अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, द अमाउंट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स आर फेवर्ड बिटवीन मेटल्स ऑफ ग्रुप्स 1 and 2. लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 16 and 17, दैट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या है, देखो मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड हो रहा है। ग्रुप 1 और 2, देखो 1 और 2 मतलब क्या हो जाएंगे? ग्रुप 1 और 2। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्कली मेटल्स हैं, विच विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो ये तो देना ही चाहते हैं। ग्रुप 2 में भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। तो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप 2 में, दे विल लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना, ठीक है, बिटवीन मेटल्स ऑफ लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना लो हो उतना अच्छा है, जितना कम एनर्जी लगे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उतना अच्छा है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट दे वुड गेन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स जनरली हैपेंस बिटवीन मेटल्स ऑफ ग्रुप्स 1 and 2। ग्रुप 1 के मेटल्स को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ग्रुप 1 के मेटल्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स, और ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ऑल दीज आर ग्रुप 1 मेटल्स, ठीक है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको आप एयर में भी नहीं रख सकते। ये एयर में ऑक्सीजन के साथ आग पकड़ लेंगे, आप इनको वाटर में भी नहीं रख सकते क्योंकि वाटर में भी ये भाई साहब आग पकड़ लेंगे। सो दे जनरली हैव टू बी केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो इनको हमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में रखना पड़ता है। वी जनरली हैव टू इंश्योर दैट वी कीप देम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये आपके ग्रुप 1 के मेटल्स हो गए। ओके, अभी आपका भाई साहब आता है ग्रुप 2 के मेटल्स। ग्रुप 2 के मेटल्स आपके कौन से होते हैं? जो होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या क्या आ जाएंगे भाई साहब? आपका जैसे आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा भाई साहब, बेरियम वगैरह। ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बेसिकली विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनकी जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लेस होती है, मतलब यू वुड रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी गिवन टू देम टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनको भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है तो बहुत कम एनर्जी इनको देना पड़ेगा, दे विल हैव टू बी गिवन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17, ग्रुप 16 और 17 में कौन कौन से हैं भाई साहब? ग्रुप 16 में जैसे आपका कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 16। 17 में कौन हो जाएगा? जितने भी हैलोजेंस हैं आपके, तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजेंस हो गए। ये ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स, दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आर वी क्लियर? द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है। आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का जो गेन करने का प्रोसेस है ये किससे फॉलो होगा भाई साहब? नॉन मेटल से।
सो नॉन मेटल्स विल जनरली शो अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. इन्हीं को हम बोलेंगे ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भाई साहब आपका नॉन मेटल्स में होगा. इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक. ये भाई साहब आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है. एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्सोथर्मिक मीन्स आपका हीट इवॉल्व होगा. ठीक है. सो नॉन मेटल्स बेसिकली गेन इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे विल हैव एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो हो सकता है ये एक्सोथर्मिक हो या द प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है. जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो हो सकता है हीट रिलीज करें. जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो हो सकता है हीट अब्जॉर्ब करें. दोनों भी हो सकता है नॉन मेटल्स के लिए. बट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है भाई साहब? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है भाई साहब? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, or yes, the amount of energy, sorry, it is always endothermic, I am so sorry, this is always endothermic. The amount of energy required to remove electrons, valency electrons, the amount of energy required to remove valency electrons. ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा. एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. दिस विल ऑलवेज बी एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. और अगर आप देखोगे भाई साहब आपका आयनाइजेशन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भाई साहब किनका होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बाय अ नॉन मेटल. और ये आपका भाई साहब दोनों भी हो सकता है. इट कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और दिस कैन बी ईदर एक्सोथर्मिक. ये भाई साहब एंडोथर्मिक भी हो सकता है या एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. ठीक है. आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली between elements with low ionization enthalpies and elements with high negative value of electron gain enthalpy. तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज. ठीक है. आयनिक बॉन्ड्स उनके बीच में ज़्यादा बनेंगे अगर कोई मेटल है और इसका भाई साहब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये बहुत लो है, और कोई भाई साहब नॉन मेटल है. ठीक है. कोई भाई साहब नॉन मेटल है विथ हाई नेगेटिव वैल्यू, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बहुत हाई नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है. बहुत हाई नेगेटिव वैल्यू है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर हाई नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? ये एनर्जी देगा और इसी एनर्जी को ये यूज करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा. ठीक है. ये एनर्जी एक प्रोसेस चालू हो जाएगा. देखो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मतलब लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव है, मतलब ये क्या करेगा? एनर्जी देगा तो इस एनर्जी को ये यूज करेगा. मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन का एंथैल्पी होगा वो एक्सोथर्मिक होगा और ये वाला प्रोसेस आपका भाई साहब एंडोथर्मिक होगा. तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, एक एनर्जी दे रहा है और दूसरा एनर्जी ले रहा है, ठीक है, दिस विल बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एन आयनिक बॉन्ड. आर वी क्लियर? ठीक है. Electronegativity difference. So electronegativity difference, since a complete transfer of an electron from a less electronegative atom is required for the formation of an ionic bond. Complete transfer की requirement है of an electron from a less electronegative atom is required for the formation of an ionic bond. ठीक है. The electronegativity difference between the atoms forming the bonds must also be appreciably high. ठीक है. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड्स मस्ट बी हाई. ठीक है. ये भाई साहब हाई होना चाहिए. ठीक है. क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो भी भाई साहब आपका हाई होना चाहिए. ओके. जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके. सो बच्चा पार्टी ये वाला समझ में आ रहा है? देखो AgNO3 बेसिकली क्या बना रहा है? AgCl बना रहा है, विच इज बेसिकली अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. सो हियर Ag इज कंबाइनिंग विद अ क्लोरीन एटम टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है. बट दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू आर ट्रीटिंग विद NaCl. AgNO3 को आप जब NaCl के साथ ट्रीट कर रहे हो तो हो क्या रहा है? NaCl एक सॉल्ट है और AgNO3 भी एक सॉल्ट है. ठीक है. सो ये बेसिकली क्या होंगे? दीज आर आयनिक कंपाउंड्स. बट ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होंगे? आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है. और ये भाई साहब आपका क्या? बाबू किधर गया? ओके. एंड दिस इज बेसिकली NaCl. तो ये हो गया भाई साहब आपका आयनिक कंपाउंड.
दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन में क्या बनाएगा, दिस विल बी बेसिकली Ag और ये हो गया NO3, Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है, Na प्लस और ये हो गया आपका Cl माइनस, ठीक है। ये डिसोसिएशन होना ही होना है, दिस डिसोसिएशन इज गोइंग टू हैपन। और अगर ये डिसोसिएशन भाई साहब होगा, दिस इज बेसिकली अ डिसोसिएशन विच हैज हैपेंड, तो आपको भाई साहब यहाँ पे इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होना ही होना है, ठीक है, और इसका AgCl बन जाएगा। ये डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि भाई साहब जब भी आप किसी आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस होता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट का होता है आपका एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, जिसके वजह से ये जो आयंस सेपरेट हुए हैं ये मिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर आयंस फिर से मिल जाएंगे तो प्रोसेस बेकार हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई साहब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है, इट विल डिसोसिएट द आयंस एंड इट विल इंश्योर दैट सॉल्वेशन हो रहा हो आयंस का। मतलब भाई साहब आपका Na गिर जाएगा O माइनस से और Cl गिर जाएगा H प्लस से, तो इसके वजह से ये दोनों मिल नहीं पाएंगे और इसके लिए इनका इंटैक्ट बन जाएगा, ठीक है, तभी ये हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जैसे ही आप AgNO3 को, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है, नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की कोई कैपेसिटी नहीं है कि आयंस को मिलने ना, तो यहाँ पे भी डिसोसिएशन होगा। देखो इस चीज को समझो, जैसे आप इसमें डालने की कोशिश करोगे यहाँ पे भी भाई साहब Ag और NO3 माइनस आयन बनेगा, लेकिन इनके बीच में दरार नहीं आएगी, ठीक है, दे विल कीप, मतलब होंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि इनको सेपरेट रखने के लिए डाइइलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इनको सेपरेट रखने के लिए भाई साहब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये पहली बात इसकी पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी नहीं है तो भाई साहब इसको घेरेगा कौन, जैसे वहां पे क्या हो रहा था, सोडियम को कौन घेर रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन के मत्थे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन के मत्थे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि आपके H2O में बेंड स्ट्रक्चर होता है। अगर H2O आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, जैसे CO2 होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है, कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। लेकिन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के मत्थे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने देखा कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हेंस H2O विल अक्वायर अ बेंड शेप। जैसे ही बेंड शेप आ जाएगा भाई साहब इधर से और इधर से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। जैसे ही ये आ जाए, क्योंकि अगर ऐसे होता तो इधर का फोर्स कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसे है, इसकी वजह से भाई साहब रिजल्टेंट आ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा भाई साहब, ऑक्सीजन के मत्थे 2 नेगेटिव चार्ज चढ़ा देगा और हाइड्रोजन के मत्थे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा देगा। तो ये क्या हो गया भाई साहब, आपकी पोलैरिटी हो गई। इस पोलैरिटी के चलते भाई साहब क्या होगा, आपका ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव। जैसे ही आपका सोडियम क्लोराइड आया, डिसोसिएट हुआ, इसको भाई साहब घेर लेंगे और सेपरेट रखेंगे। अगर घेर कर इनको सेपरेट रखा जा रहा है तो इसमें का मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, दे विल नॉट बी एबल टू, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो